देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। झारखंड में आदिवासियों पर धर्म परिवर्तन का खतरा मंडराता रहता है। कई बार आदिवासियों को धर्म परिवर्तन की आग में झोंकने की कोशिश की गई है। शनिवार रात रांची के लालपुर थाना में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिससे कहा जा सकता है कि झारखंड के आदिवासियों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सॉफ्ट टारगेट करने वाले लोग कौन हैं? आदिवासियों पर गिद्ध नजर, टारगेट धर्म कौन दे रहा शह है? जी बिहार झारखंड पर सबसे बड़ा खुलासा। झारखंड के आदिवासियों पर धर्म परिवर्तन कराने वालों की गिद्ध नजर है। हमेशा कुछ दिनों पर ऐसी खबरें आती हैं कि झारखंड के किसी हिस्से में आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए टारगेट किया जा रहा है। रांची में शनिवार की रात सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये तस्वीर देखिए। ये उस संगीन जुर्म की कहानी बयां कर रही है। पूरी कहानी तफसील से बताएंगे कि आखिर रांची में शनिवार की रात टारगेट आदिवासी को कौन शह दे रहा था। इस तस्वीर को फिर से देखिए। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के नगरा टोली में शनिवार रात शहर के बीचों बीच सरना धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। ये सब वार्ड नंबर 19 की पार्षद रोशनी खलको के घर के बगल में चल रहा था। पार्षद ने जैसे ही अपने घर के बाहर दूसरे धर्म की प्रार्थना की आवाजें सुनी तो मोहल्ले की महिलाओं के साथ वहां जा पहुंची। वहां 2 महिलाएं प्रार्थना कर रही थीं और सभी झूम रही थी। इस मामले में पार्षद और उनके सहयोगियों ने धर्मांतरण करवाने के आरोप में करीना कुजूर और सुक्रो मुंडा को पकड़ लिया। दोनों को लालपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कहीं न कहीं ये साजिश लगती है कृष्णों के द्वारा कि हम आदिवासी अभी अपना बड़ा पर्व जो हम लोग का त्योहार है सरहुल, जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है हमारा, और उसे हम लोग मनाने के लिए अपना घर सरिया रहे हैं, सवार रहे हैं, और इस तरह के हमारे घर में घुसकर वो लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। सुक्रो मुंडा इटकी और करीना कुजूर नगड़ी की रहने वाली हैं। दोनों के पास से धार्मिक पुस्तक बरामद हुई है। धर्मांतरण करवा रही किमी मुंडा ने बताया कि जिस सुक्रो मुंडा को हिरासत में लिया गया है वो उसकी अपनी मौसी है। सुक्रो पहले सरना धर्म से थी, बाद में उसने ईसाई धर्म अपना लिया है। दूसरी महिला करीना कुजूर कौन है ये किसी को नहीं पता। लालपुर थाने में लिखित शिकायत की गई है, जिसके बाद अब पुलिस भी पूरे मामले में तफ्तीश की बात कर रही है। धर्मांतरण से संबंधित एक मामला संज्ञान में आया है। उस संबंध में हम लोग छानबीन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उस दरअसल लालपुर थाना क्षेत्र के नगड़ा टोली में कई दिनों से स्थानीय लोग नजर बनाए हुए थे। बताया जा रहा है कि एक गरीब परिवार को टारगेट किया जा रहा था। आरोपी महिलाएं कई दिनों से गरीब परिवार के घर में आ जा रही थीं। तो सवाल उठता है कि धर्म परिवर्तन के पीछे का पूरा खेल क्या है? आदिवासी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। जल, जंगल, जमीन पर कब्जा के लिए ये सबसे आसान तरीका है। सांस्कृतिक सोच बदलने की कवायद। धार्मिक तौर पर विशेष समुदाय खुद को लामबंद करना चाहते हैं। जाहिर है आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आदिवासी इनका सॉफ्ट टारगेट होता है, ताकि पूरी साजिश को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सके। लालपुर मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस मास्टरमाइंड का पर्दाफाश करेगी। मनीष सिन्हा, जी मीडिया, रांची। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 500 लोकसभा के लोगों से मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें न सिर्फ पीएम ने विपक्ष को घेरा बल्कि 130 हिंदुस्तानी को सेवा की शपथ दिलाई। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार
दिल्ली में रविवार शाम पूरे देश ने एक साथ हाई जोश देखा। मौका था मैं भी चौकीदार पर संवाद का। प्रधानमंत्री ने जब मैं भी चौकीदार के तहत बोलना शुरू किया तो मानो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम का जर्रा जर्रा बोल पड़ा हो। प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि देश के कोने कोने में बैठा हर व्यक्ति चौकीदार है। आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब कि आप एक चौकीदार बिठा रहे हैं। और एक चौकीदार के रूप में मैं इस दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से एक साथ 500 लोकसभा क्षेत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्हें पता था कि विरोधी को मात देने में मैं भी चौकीदार कैंपेन से ऐसे वर्ग को जोड़ना है जो नारों में तो था लेकिन वोट के तौर पे कभी नहीं देखा जा रहा था। लिहाजा प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि कोशिश रहेगी जनता के पैसों पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। वर्ग के चौकीदारों को, और तब मैंने कहा था कि देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। बिहार झारखंड सहित पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था। प्रधानमंत्री को भी इस बात की पूरी जानकारी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने लगे हाथ जनता से भी सेवा की शपथ खिलवाई। उन्होंने कहा कि अकेला मोदी ही शपथ नहीं लेगा, 130 करोड़ हिंदुस्तानी भी शपथ लेंगे। जब मैं शपथ लूंगा, वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन में न सिर्फ विरोधियों को घेरा बल्कि जवानों की शहादत को सलाम किया, चौकीदारों की भावना को जगाने का काम किया और बुद्धिजीवियों पर भी तंज कसा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर झारखंड लोकसभा चुनाव के दंगल में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। एनडीए ने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है तो महागठबंधन की ओर से 3 उम्मीदवार के नामों का ऐलान हुआ है। ऐसे में दोनों ही तरफ से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ बाकी सीटों पर कौन है दावेदार। झारखंड में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के 3 सीट पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। लिहाजा बीजेपी विधायक ताला मरांडी से लेकर कोडरमा सांसद रविंद्र राय की नाराजगी की खबर देखने को मिली। भले दोनों मामले में खुलकर बगावत नहीं हुई, लेकिन अफवाह नाराजगी की खबर झारखंड बीजेपी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सीपी सिंह का दावा है कि हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक उम्मीदवार हैं, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। 1-2 दिनों के भीतर बचे तीनों सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पार्टी कर देगी। चुनाव में प्रतिनिधित्व मिले, टिकट में प्रतिनिधित्व मिले, तो उस दृष्टि से विचार हो रहे हैं और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 3 सीट चाहे रांची हो, चाहे कोडरमा हो, चाहे चतरा हो,
अब उसमें सामाजिक समीकरण कैसे बने, इसके कारण ये चीजें हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल में इस सीट का फैसला हो जाएगा। वहीं विपक्ष की ओर से सिर्फ जेवीएम ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर की दलील है कि कांग्रेस में एक प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन होता है। प्रदेश स्तर से 3 उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है, लेकिन वहां सेंट्रल कमेटी की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। पहले चरण के नामांकन शुरू होने से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पार्टी कर देगी। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि बीजेपी में उम्मीदवारों की कमी है और आपसी मारामारी है, इसलिए उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं कर पा रही है। जेएमएम ऐसे दावेदार को मैदान में उतारेगी जिससे चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। लेकिन जो लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि 3 सीटों पर होल्ड करके रखा है उन लोगों ने, वहां क्या परेशानियां हो रही हैं उनको, या क्या अंदर में उनके अंदर खाने क्या चल रहा है। भले महागठबंधन एकजुटता की बात कर रहा हो, लेकिन महागठबंधन के घटक दल आरजेडी ने 2 उम्मीदवारों को उतारकर पूरे फॉर्मूले पर ही फसाद खड़ा कर दिया है। क्योंकि सीट शेयरिंग के अनुसार आरजेडी को 1 सीट मिला है, लेकिन आरजेडी 2 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है और खुलकर कह रही है कि 2 सीट से कम मंजूर नहीं। 4-2-1 का जो फार्मूला आया उस समय भी हमारा निवेदन जारी रहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बात मेरी सुन, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें राष्ट्रीय जनता दल का हस्ताक्षर नहीं है, तो हम अपने निवेदन पर कायम हैं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल जारी है। अब देखना होगा कौन दल पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करता है। मदन, जी मीडिया, रांची। इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन की बैठक होगी। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय भी होंगे इस बैठक में शामिल। आपको बता दें कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा समेत कई और नेता भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन की बैठक होने जा रही है और कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय भी शामिल होंगे और साथ ही साथ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू संसदीय सीट पर 29 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन पलामू में सियासी तपिश आसमान छूने लगी है। आरजेडी के उम्मीदवार घूरन राम का निर्वाचन सांसद और बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम से टक्कर है। ऐसे में पूरे चुनाव को मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड की पलामू संसदीय सीट पर आरजेडी बाजी मारने के लिए बाहरी बनाम स्थानीय का दांव चल रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद पलामू संसदीय सीट आरजेडी के खाते में आई है। आरजेडी ने पलामू से घूरन राम को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आरजेडी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरजेडी बैकफुट पर है। लिहाजा इस बार के चुनाव को बाहरी बनाम स्थानीय की हवा देकर वोट अपने पाले में करने की कवायद कर रही है। चारा चरने का जो स्थान चुना है गढ़वा पलामू की अब जनता मन बना चुकी है कि अब पहुना का विदाई होना तय है। दरअसल बीडी राम पलामू से निवर्तमान सांसद हैं। बीजेपी ने बीडी राम को पलामू से उम्मीदवार बनाया है और बीडी राम की ससुराल पलामू में है। लिहाजा इस बार आरजेडी बीजेपी मतदाताओं के सामने उन्हें दामाद के रूप में प्रोजेक्ट कर वोट लेने की जुगत में जुटी है। लेकिन बीडी राम को अपने काम और विकास की योजनाओं पर भरोसा है, तभी तो बीडी राम कह रहे हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। चौकीदार का काम उतना ही महत्वपूर्ण है, हम कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है जितना और कोई काम हो सकता है। देश को सुरक्षित करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया कि हर वो व्यक्ति चौकीदार है जो देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। अब देखना होगा कि पलामू के रण में
बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी रहेगा या फिर विकास और काम पर वोट पड़ेगा। गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड विकास मोर्चा ने भी कमर कस ली है। अब जेवीएम ने एनडीए को हराने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सभी 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। जेवीएम के केंद्रीय महासचिव बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया था, जिसके तहत हर जिले के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। बंधु तिर्की की माने तो सभी कोऑर्डिनेटर हर सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दरअसल महागठबंधन के तहत जेवीएम को गोड्डा और कोडरमा सीट मिली है। गोड्डा से जेवीएम के प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे, वहीं कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे। कि जो हमारे उस जिला में, उस लोकसभा क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उनको किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो और इसके लिए पूरे 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए आपका कोऑर्डिनेटर का मनोनयन किया गया है। अब आप आधी आबादी की पूरी ताकत देखिए। अगर कार रैली का जिक्र हो तो जहन में जो तस्वीर उभरती है वो अक्सर पुरुषों की ही होती है, लेकिन रांची में नजारा इसके ठीक उलट नजर आया। मौका था आधी आबादी की कार रैली का। महिलाओं ने कार की स्टीयरिंग थामकर अलग अलग संदेश के साथ अपनी गाड़ियों को रफ्तार दी, चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी का संदेश दिया। रांची में महिलाओं की हुंकार, कार को बनाया लोकतंत्र का हथियार, आधी आबादी का कारनामा। मौका था राजधानी रांची में कार रैली का। संदेश भी कई थे, लेकिन सबसे अहम ये कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं। इस कार रैली में भागीदारी सिर्फ महिलाओं की थी। आधी आबादी ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रैली में रफ्तार के साथ लोकतंत्र की बयार भी बहती नजर आई। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में लोगों को बढ़ चढ़कर शामिल होने का संदेश दिया गया। युवाओं का भी आह्वान हुआ, क्योंकि हर एक वोट जरूरी है। हम सबसे पहले जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कई थीम्स हैं जो महिलाएं बताना चाह रही हैं, उस थीम्स के जरिए एक मैसेज देना चाह रही हैं। लेकिन सबसे जो ताजा यहाँ पर जो उदाहरण है वो है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। ऐसे में 6 तारीख को यहाँ वोट होना है। वोट को लेकर भी यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है। इन महिलाओं ने अपनी कार को इस तरीके से सजाया है जिसमें ये मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि 6 मई को वोट है और वोट देने जरूर आए। ये हमने एक वोट इंडिया पे थीम रखा है हमारा, और हम सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये अपील करते हैं, रांची के सिटीजन्स को, कि वो 6 मई को रांची में वोट देने जरूर आए। ये रैली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिलाओं को अपना जो भी टैलेंट्स है वो दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, और हम लोगों का थीम भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इंडिया प्लीज वोट ऑन 6 मई। रांची प्लीज कम अप टू वोट ऑन 6 मई। स्पेशली जो युवा वर्ग है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर लिखवाएं और पहली बार वोटिंग जरूर करें। थीम बेस्ड इस कार रैली में हर कार कुछ कहती नजर आ रही थी। कहीं प्यार का संदेश देकर इनटॉलरेंस का विरोध हो रहा था, तो कहीं देशभक्ति के रंग में डूबी महिलाएं भारतीय सेना के शौर्य और जज्बे को सलाम कर रही थी। सोल्जर्स को सल्यूट है, इंडियन आर्मी को जो हार्ड वर्क वो करते हैं बॉर्डर पे, उसके लिए हम लोग उनको ये डेडिकेट की। मौसम चुनावी है, लिहाजा कई प्रतिभागी सियासी समर में अपने राजनीतिक पसंद को जाहिर करने का मौका देने से नहीं चूके। महिलाओं को सशक्त दिखाती ये कार रैली कई मायनों में बेहद अहम थी। थीम बेस्ड इस रैली में जहां महिलाओं की ड्राइविंग स्किल्स नजर आई, वहीं देश के प्रति आधी आबादी की सोच और चुनाव में भागीदार संदेश भी लोगों को खूब भाया। कामरान जलीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।
लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनावी बिसात भी बिछ चुकी है। नेता चुनाव प्रचार में विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। अब इंतजार बस वोटिंग का है, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। प्रदेश भर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने की कवायद भी जारी है। चुनावी समर में सियासी सरगर्मी चरम पर है। जीत दर्ज करने के लिए सियासी रणबांकुड़े अपनी तरकश के हर तीर आजमा रहे हैं। उधर कर्म युद्ध के सिपाहियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वोटरों को बूथ तक पहुंचाने के लिए हर कवायद की जा रही है, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। रांची में उपायुक्तों की बैठक हुई, जिसमें नॉमिनेशन की तैयारियों पर मंथन हुआ। ईवीएम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए और 10 डेज में नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो नामांकन की सारी प्रक्रिया की कितनी तैयारी हो चुकी है, जो मैन पावर लगना है उसका क्या तैयारी है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए रांची प्रशासन ने पद्मश्री सिमोन उरांव और इंटरनेशनल एथलीट प्रियंका केरकेट्टा को चुना है। दोनों को डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बनाया गया है। मकसद साफ है, 6 मई को चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। अच्छा से वोट दे और अच्छा से रहे, हंसी खुशी से किसी से अनबन नहीं होना चाहिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सभी 6 मई को जरूर वोट देने आए। मैं भी जाऊंगी और अगर जो अपना वोटर आईडी के लिए अप्लाई चाहे, उनका वोटर कार्ड नहीं बना है, तो वो NBS इन पे जाके अपना वोटर आईडी का अप्लाई करें। बोकारो के उपायुक्त ने मतगणना के लिए कृषि बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही चुनावी तैयारियों अधिकारियों के साथ मंथन भी किया। गढ़वा के कांडी थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों ने भी बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। बैठक में झारखंड के साथ ही बिहार के भी कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलाकर गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। डीके तिवारी झारखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। तिवारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं और राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। झारखंड के 22वें मुख्य सचिव के रूप में रविवार को डीके तिवारी ने सुधीर त्रिपाठी पदभार ग्रहण किया। मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाने के बाद डीके तिवारी ने अपना पदभार संभाला। सुधीर त्रिपाठी को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद डीके तिवारी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री रघुवर दास का आभार जताया। मेरा ये संकल्प रहेगा कि हम झारखंड राज्य को न ही सिर्फ इस देश के अग्रणी राज्य के रूप में देखें, बल्कि इसके विकास के पैमानों को इस तरह से प्रतिस्थापित करें कि विश्व में अच्छे देशों के बराबरी में ये राज्य हो सके। धनबाद की बात करेंगे, जहां मिट्टी में दबकर 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई। घटना निरसा थाना इलाके के भागबान की है। हादसे के समय 3 वो मिट्टी काटने का काम कर रही थी। ये लोग घरों की पुताई के लिए मिट्टी लेने आई थी और इसी दौरान मिट्टी धंस गई। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी से मलबे को हटाकर शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक महिला मजदूर का शव निकाला जा चुका है, उसकी शिनाख्त की कोशिश फिलहाल चल रही है। चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।